योर मोस्ट वेलकम ऑन केशव आदर्श विद्या मंदिर धांधुलाई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग के बारे में। मैंने आपको जो पुरानी वीडियो पहले की वीडियो है उसमें सिलेबस के बारे में बताया था, क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस। उसमें मैंने आपको रीडिंग के पार्ट में नोट मेकिंग के बारे में बताया था। नोट मेकिंग आपके जो सिलेबस में है 6 नंबर की है, उसमें आपको 4 नंबर में नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है और 2 नंबर में आपको समरी लिखने के लिए बोला जाता है। जो वो पैराग्राफ दिया होता है आपको, उसके अंदर आपको 4 नंबर के लिए तो आपको उसके नोट्स तैयार करने हैं और 2 नंबर में आपको उस पैराग्राफ की समरी तैयार करनी है। अब हम सबसे पहले जानेंगे नोट्स होते क्या हैं, नोट्स मेकिंग होता क्या है। हम एक दूसरे से कहते रहते हैं ना कि हमें मैथ्स के नोट्स चाहिए, हमें साइंस के नोट्स चाहिए, कहते हो ना। अब हम नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से रिकॉल कर पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। अब जैसे कि आपको एक बुक में से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये बताओ, आपको जो आप नोट्स बनाते हो तो आप क्या बुक के पेज में जो पूरा लिखा हुआ आता है उसको यूँ के उतार देते हो? नहीं उतारते ना। उसमें से आप इम्पोर्टेंट बातों को लिखते हो आपके नोट्स में। तो यहाँ पर भी हमको सेम चीज़ करनी है। हमें जो पैराग्राफ होता है उसकी इम्पोर्टेंट बातों को लिखना है नोट्स के अंदर। चलो, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि नोट मेकिंग होता क्या है। लेकिन नोट्स बनाने के तरीके क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे हम नोट्स कैसे बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। तो आज मैं आपको नोट मेकिंग के बनाने के तरीके और उसके पैराग्राफ के साथ नोट्स बनाऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। नोट्स बनाना बहुत इजी है। आपको जो पहले आपके जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें नोट्स हैं, कैसे बनाना है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट जो नोट मेकिंग है, आपको सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाने हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में करनी होंगी, दोनों चीज़ें साथ में अच्छे से समझ में आ सकेंगी, इसलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं समझा सकते। अब इसमें आपको नोट्स जो कॉपी है, नोटबुक, उसमें समझाया जाएगा ऑन टेबल। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे। रीड करते वक्त अपना जो पूरा ध्यान पैसेज पे होना चाहिए, यानी कि अपन पहली बार में पैसेज को इतने अच्छे से पढ़ ले कि दूसरी बार पढ़े तो ये पता चल जाए कि इसमें क्या बताया गया है, सेकंड में क्या बताया है, सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया है, थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया है। पैसेज आपका आएगा, उसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ आएंगे, समथिंग 3 से 4 पैराग्राफ आएंगे आपके। उसमें से आपको नोट्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। अब रीड करते वक्त हम या तो पूरा पैसेज ही सबसे पहले रीड कर ले, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको बचाने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका है कि या तो हम पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लें शुरू के, फिर उसके बाद उसके दोनों पैराग्राफ के नोट्स बना लें, फिर उसके अगले 2 पैराग्राफ पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें। वैसे ये सबसे अच्छा तरीका होता है। हम रीड करने के बाद अब पैसेज में सबसे फर्स्ट आता है, आपको नोट्स लिखने हैं। जो आपका कॉपी का बीच में आपको लिखने होंगे नोट्स। इस तरीके से आपको बड़े बड़े अक्षरों में नोट्स लिखने हैं बीचों बीच, ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगे पूरा नोट्स रेडी होने के बाद, ठीक है। अब सबसे पहले हम दूसरी चीज़ है हेडिंग। दूसरी चीज़ है हेडिंग। हम नोट्स में हेडिंग तो लिखते हैं ना। हेडिंग लिखने के लिए हम पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग बताई है उसकी हेडिंग लिखेंगे, फिर उस हेडिंग से रिलेटेड हम उसकी सब हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब हेडिंग। अब पॉइंट ये है कि हम हेडिंग कितनी लिख सकते हैं, एक पैसेज में से कितनी हेडिंग लिख सकते हैं। यह आपके पैसेज की जो लेंथ है
उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसेज में जो मैटर कितना है, कितना इम्पोर्टेंट मैटर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बेसिकली आपको अगर आपकी जो पैसेज की लेंथ देखें तो समथिंग 4-5 पैराग्राफ तो आते ही हैं। तो आप कम से कम 5 हेडिंग तो लिख ही सकते हैं, और एक हेडिंग की सब हेडिंग 3 से 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 हेडिंग और एक हेडिंग की सब हेडिंग 3 से 4 लिख सकते हैं। आपको बाद में अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो किस तरीके से लिखना है, तो आपको एग्जाम्पल अपन जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग और सब हेडिंग की तो बात हो गई। अब ये बात है कि हेडिंग और सब हेडिंग किस तरीके से लिखनी है। यहाँ पे हम मान लो ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे। उसके बाद ये हेडिंग नंबर 1, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी हेडिंग, इस हेडिंग की सब हेडिंग लिखेंगे, तब हम उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे इसकी सब हेडिंग लिख देंगे। अब 1.1 इस तरीके से लिखेंगे सब हेडिंग। फिर दूसरी सब हेडिंग लिखने के लिए 1.2, तीसरी सब हेडिंग लिखने के लिए 1.3, यहाँ पे ऐसे हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। यहाँ पर ये हेडिंग आपको मैं ऐसे दर्शाने के लिए बता रही हूँ, समझाने के लिए। बाकी हम पैराग्राफ में से हेडिंग ढूंढ के लिखेंगे, हेडिंग वर्ड को नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम, अब ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, आप अगर ज़्यादा मैटर है तो 4 तक लिख सकते हैं। आपको बताया था 3 से 4 लिख सकते हैं सब हेडिंग। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड हेडिंग लिखेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखी थी, इसी तरीके से हम सेकंड भी लिखेंगे, थर्ड भी आगे तक इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे मैथ्स में होता है ना, प्रश्नावली होती है, फर्स्ट प्रश्नावली होती है, फिर उसके पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, 1.1 प्रश्नावली, 1.2 प्रश्नावली, उसी तरीके से ये भी है। अब हमें हेडिंग और सब हेडिंग तो लिखना आ गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो टॉपिक होता है ना, जैसे पैसेज में कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो आतंकवाद पर है, ठीक है, आतंकवाद को मतलब उसमें बुरा बताया है, आतंकवाद इसके ऊपर है ये टॉपिक। तो आप नोट्स बनाते वक्त उसकी जो थीम है उसको ही ना भूल जाओ, इसका बहुत ध्यान रखना है। थीम जैसे कि आतंकवाद को बुरा बताया है, ठीक है, और आप नोट्स में इस तरीके से लिख रहे हो कि आपने आतंकवाद को अच्छा मान लिया है, नोट्स ये दर्शा रहा है कि आतंकवाद अच्छा है, इस तरीके से नहीं लिखना है। हमें जो पैसेज की पूरी थीम को ध्यान रखते हुए नोट्स लिखने हैं। ठीक है, आतंकवाद है तो हमें आतंकवाद बुरा है, ठीक है, तो हम उसके उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे जिससे ये शो हो कि हम पैसेज से हटके नहीं जा रहे हैं, उसी का लिख रहे हैं। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हम आपको एक और बात बता दूं कि ये हेडिंग और सब हेडिंग है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा फ्रेजेस का यूज़ करना है। क्योंकि आप नोट्स बनाते हो तब आप एक सेंटेंस लिखते हो, तो क्या पूरा सेंटेंस यूं के यूं लिख देते हो? नहीं लिखते ना। उसमें से आप जो मेन चीज़ है उस सेंटेंस में की मेन थिंग है उसको आप निकाल के अपने नोट्स में लिखते हो ना। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है, हमें पूरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए नहीं लिखना है, हमें फ्रेजेस में लिखना है, छोटे छोटे पार्ट लिखने हैं ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगे और लगे कि हमने नोट्स लिखे हैं, ना कि पूरा पैसेज यूँ कहीं उतार दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक एक्सरसाइज है इसकी नोट्स की, वो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आता है उसी तरीके से होगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे इसमें बताया गया है। क्वेश्चन 10 to 11। अब 10 क्वेश्चन कैसे है, ये 9 तक तो आपको पैसेज में बताया मैंने पिछली वीडियो में कि 9 क्वेश्चन तो अपन फर्स्ट पैसेज में ही पढ़ लेते हैं। 9 के बाद 10वां और 11वां क्वेश्चन है, 2 नोट्स का और समरी का हमारी नोट्स मेकिंग में आता है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन किया जाता है वो देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है, ये पैसेज है हमारा। आपको पैसेज की मैं लेंथ बता दूं,
ये पैसेज है फर्स्ट। और इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी हमारा पैसेज है। ये हमारा यहाँ तक पैसेज। और नीचे क्वेश्चन है 10वां, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, आपके जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर मेक नोट्स ऑन इट, इस पर नोट्स बनाइए यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करते हुए नोट्स बनाइए। कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन क्या है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। टाइटल देना है, नोट्स का टाइटल क्या है, नोट्स की मेन थीम क्या है वो लिखनी है। ये हमारे 2 नंबर का है, यानी कि 4 and 2 = 6। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैसेज रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखेंगे नोट्स। ठीक है, तो आइए हम पैसेज को रीड करते हैं। Agriculture has always been celebrated as the primary sector in India. कृषि को, खेती को इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र माना गया है। But the reality is that Indian farmers have to face extreme poverty and financial crisis. But वास्तव में तो भारतीय किसानों को एक्सट्रीम पोवर्टी, अत्यधिक गरीबी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब होता है वित्तीय संकट फेस करने पड़ते हैं, विच इज़ ड्राइविंग दैम टू सुसाइड, वो उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या? एक्सट्रीम पोवर्टी और फाइनेंशियल क्राइसिस। व्हाट आर द ग्रेव एडवर्टीज दैट ड्राइव द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड एट a time when Indian economy is supposed to be gearing up to take on the world. What are the grave adversities का मतलब है कि ऐसी क्या गंभीर प्रतिकूलताएं हैं जो फार्मर्स को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करती हैं। एट ए टाइम, कब? जब इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप, भारतीय अर्थव्यवस्था को गियरिंग अप यानी सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। किसके सामना? पूरे वर्ल्ड का, संसार का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है ऐसे समय में। ठीक है, अब इसमें हमको क्या बताया है, सबसे पहले हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि मेन थिंग्स क्या है इसमें। तो हमारे मेन थिंग है कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे जो किसानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मुख्य रूप से डिपेंड है प्रकृति पर, नेचर पर। इरिगेशन फैसिलिटीज दैट आर करंटली अवेलेबल डू नॉट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड। इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो सिंचाई की सुविधाएं हैं करंटली वर्तमान में जो अवेलेबल हैं, वो डू नॉट कवर नहीं करती है किसको? कल्टिवेबल लैंड को, खेती योग्य भूमि को कवर ही नहीं कर पाती। पूरी जो हमारी सिंचाई की फैसिलिटीज़ है वो कवर नहीं कर पाती। इफ़ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ मानसून, यदि जो फार्मर हैं वो मर्सी ऑफ मानसून की दया पर निर्भर रहे, फॉर टाइमली वाटर, समय पर पानी के लिए, फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों के लिए, दे आर एट द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो फिर वो सरकार की जो वैकल्पिक सिंचाई सुविधाएं उन पर निर्भर रहेंगे, अगर मानसून पर निर्भर रहेंगे। क्योंकि आप इंडिया में मानसून तो जानते हो, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि। ठीक है, एनी फेलर ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई भी असफलता मतलब बारिश कम होना है, फिर बारिश बहुत ही अधिक हो जाना, सिर्फ बाढ़ ही आ जाए, पूरी फसल ही बर्बाद हो जाए, डायरेक्टली अफेक्ट्स द फॉर्चून्स ऑफ फार्मर। फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य, वो अफेक्ट करती है किसको? फॉर्चून या वो किसानों के भाग्य को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 पैरा पढ़ लिए। अब यहाँ पे मेन थिंग क्या है, मेन चीज़ क्या है, उसके हमको नोट्स बनाने हैं।
अब हमें टाइम बचाने के लिए तो पहले नोट्स देख ले थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेंगे। आपको एग्जाम में जैसे सूटेबल लगे, जैसा आपका टाइम बचे उस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो पहले पूरा पैरा पढ़ लेना। आपको ज़्यादा अच्छे नोट्स तब बना सको तो आप वैसे पढ़ लेना, और यदि आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या बताया है तो आप पहले थोड़े नोट्स भी लिख सकते हो, आगे पैरा भी पढ़ सकते हो। अब पहले नोट्स थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में तो आए कि नोट्स कैसे लिखते हैं। नोट्स लिखने के लिए पहले लिखेंगे नोट्स, हमें 10वें क्वेश्चन पूछे गए थे तो 10th का आंसर है ये नोट्स। आपको बताया गया था सबसे पहले बीच में हम लिखेंगे नोट्स, ठीक है। अब वैसे तो टाइटल हमें 11वें क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि टाइटल हमें 11 में क्यों पूछा है, लास्ट में क्यों पूछा है टाइटल। जैसे आपको बताऊं कि आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है। अब मूवी पूरी जो राइटर होता है ना पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता है, उसके बाद उसका नाम डिसाइड करता है। ये थोड़ी ना है कि पहले नाम तो डिसाइड कर लिया और उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले वो स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर वो टाइटल सजेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से पहले तो जब नोट समझेंगे क्या है इसमें तभी तो हम टाइटल सेट कर पाएंगे ना, इसलिए इसमें टाइटल बाद में पूछा जाता है। लेकिन हमें अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, फिर हमने पहले पूरा पैरा पढ़ लिया है तो हम टाइटल नोट्स में भी लिखेंगे और 11वें क्वेश्चन में समरी में भी लिखेंगे। इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन फार्मर एंड एग्रीकल्चर, ये हमने सुटेबल टाइटल चुना है इसके लिए। इंडियन फार्मर यानी कि इंडियन फार्मर, भारतीय किसान और कृषि, इसके बारे में तो बताया। मेन थीम क्या है, भारतीय किसानों के बारे में और वहाँ की एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में बताया है, ठीक है। तो इंडियन फार्मर एंड एग्रीकल्चर ये हमारा टाइटल है। अब टाइटल में फर्स्ट हेडिंग है हमारी एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। अब आपको पैसेज में बताया था, अपने पैसेज में शुरू में पढ़ा था एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो हमने इसकी हेडिंग हमको सुटेबल, अगर आपको ओ हेडिंग भी अदर हेडिंग सुटेबल लग सकती है तो आप लिख सकते हो। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, फिक्स नोट्स नहीं होते, सब अपने तरीके से अपने नोट्स लिखते हैं, बट वो सबसे अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका दी बेस्ट होना चाहिए। वो कहने की बात ये है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसका सब हेडिंग है प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि क्या है, प्राइमरी सेक्टर है और डिपेंडेंट ऑन नेचर, किस पर डिपेंड है भारतीय कृषि, नेचर पर। हमारी सब हेडिंग को छूते हुए निकली है यहाँ पे, मतलब हेडिंग के बारे में बताया है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्राइमरी सेक्टर एंड सेकंड है ये डिपेंड करती है नेचर पर, ठीक है। ये हेडिंग हो गई, चलो हमारी फर्स्ट हेडिंग तो हो गई। अब हमारी सेकंड हेडिंग है इंडियन फार्मर। अब एग्रीकल्चर के बारे में तो बता दिया भाई हमने, अब इंडियन फार्मर के बारे में बताएंगे। इंडियन फार्मर फेस एक्सट्रीम पुअर्टी, अत्यधिक गरीबी झेलते हैं। इंडियन फार्मर फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट पर है। और इंडियन फार्मर ड्राइविंग देम सुसाइड, और जो ये हमारी एक्सट्रीम पुअर्टी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ड्राइविंग देम सुसाइड, उन्हें सुसाइड करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, उसमें हमने तीसरी हेडिंग भी बना दी दोनों पैराग्राफ में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की। इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है हमारे इंडिया में, पढ़ा था ना सेकंड पैरा में, याद है ना। तो चलिए हमारा देख लेते हैं ये इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमने थर्ड हेडिंग रखी है इरिगेशन फैसिलिटीज़। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिख लिया, फिर इसके नीचे से स्टार्ट किया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में डू नॉट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड। 3.2 मर्सी ऑफ मानसून। 3.3 मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। 3.4 अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये हमारी भारतीय सिंचाई सुविधाएं हैं। सिंचाई सुविधाएं कल्टिवेबल लैंड को कवर नहीं कर पाती, मानसून पर निर्भर रहती है। सेकंड है गवर्नमेंट पर निर्भर रहती है, और तीसरा है गवर्नमेंट की अल्टरनेटिव वैकल्पिक सिंचाई सुविधा पर निर्भर है। तो ये हमारी 3 सब हेडिंग और 3 हेडिंग हो गई और उनकी कुछ सब हेडिंग्स हो गई। अब इस सब हेडिंग का फिक्स नहीं होता है, आप जैसे सब हेडिंग में जितना मैटर होता है
उतना ही हम सब हेडिंग में लिख पाते हैं। तो हमें जितना मिला उतना हमने लिख दिया। अब मैंने आपको 2 पैरा तो समझा दिए हैं, उनके नोट्स भी समझा दिए हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ अब आप करें। आप आगे के पैसेज को पढ़कर अपने आप खुद नोट्स बनाएं, ताकि क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नोट समझना इम्पॉसिबल है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कम में ही अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने के लिए और समरी रेडी करने के लिए। तो आप एक बार पहले पूरे पैसेज को देख लीजिए, उसके बाद जितना भी बच रहा है उसके आप नोट्स बना दीजिए। वैसे मैं आपको अब मेरे बनाए हुए भी बता दूंगी, लेकिन आप पहले खुद बनाएं, बाद में फिर मेरा देखें, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना दोगे उसके बाद आप समरी तैयार करना। पहले नोट्स रेडी करना, उसके बाद ही समरी करोगे। ये नहीं कि आप पहले तो अब मैंने बताया वो समझने के बाद डायरेक्टली समरी समझ रहे हो। पहले आप खुद के नोट्स बनाओ, उसके बाद समरी समझना। तो आपको मैं पूरा पैसेज बता देती हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज देख लीजिए। ऐसे बता देती हूँ ताकि आप एक बार में पूरा देख पाएँ। नेक्स्ट पेज में आपको वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे के नोट्स बनाने हैं। मैं आपको मेरे बनाए हुए नोट्स बता देती हूँ। ये है मेरे बनाए हुए नोट्स। आप एक बार खुद बनाए, उसके बाद भी मेरे देख सकते हैं, उसके बाद देखना, ताकि आप एक बार खुद का अच्छा सा कर पाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप और अदर भी एक्सरसाइज देख सकते हो और अदर सोर्सेज से पैसेज लेकर उनके नोट्स बनाएं। अब आपको मैं समझाऊंगी समरी कैसे लिखते हैं। समरी लिखने के लिए आपने पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको ये तो आइडिया लग गया होगा इसकी थीम क्या है पूरे पैसेज की। उसके बाद आपको टाइटल भी डिसाइड कर लिया होगा आपने, टाइटल क्या हो सकता है, ठीक है। तो समरी लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समरी में मेन बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले मेन बातों को पॉइंट आउट करना है कि बताया क्या गया। अब इस पैसेज में ये बताया गया है, सबसे पहले तो फार्मर, इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर के बारे में बताया है। फिर किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं के बारे में बताया है, राइट। फिर बताया कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, ये बताया। तो अब ये इन तीनों बातों को हमें समराइज करके लिखना है, समरी में लिखना है। आप कोई भी पैसेज होता है, फिर आपको हिंदी में क्वेश्चन आता है ना लास्ट में, सारांश लिखिए, या फिर कोई भी अदर बुक में आपका क्वेश्चन आता होगा सारांश लिखिए, समरी लिखिए। उसको छोटा करके लिखना होता है, उसका छोटा रूप लिखना होता है हमको, वो ही समरी है। इसी में हम अब समझते हैं इसकी समरी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है समरी है, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे टाइटल के बारे में बोला गया था, राइट। तो हमने सबसे पहले टाइटल लिख दिया, इंडियन फार्मर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया बट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस पुअर्टी फाइनेंशियल क्राइसिस ड्राइविंग देम टू सुसाइड। ये हमने फार्मर्स और एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, आपको पैसेज में समझा दिया है मैंने इसके बारे में यहाँ तक। अब हमारे फर्स्ट पॉइंट आउट तो हो गया कि फार्मर एग्रीकल्चर के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड में हम उनकी समस्याओं के बारे में बताया हमने हमारे पैसेज में, ठीक है। तो हम समस्याओं के बारे में लिख देंगे डायरेक्ट। इंडियन एग्रीकल्चर dependent on nature, irrigation facilities do not cover entire land, farmers are at the mercy of monsoon and also of government, cost of agriculture inputs rising over years, farmers margins of profit narrowing। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब कि एग्रीकल्चर की जो लागत है वो राइजिंग और बढ़ती जा रही है वर्षों से। फार्मर्स मार्जिन, और जो फार्मर्स का प्रॉफिट का मार्जिन है वो नैरोइंग मतलब कम होता जा रहा है। समस्याएं हैं,
ठीक है। अब यहाँ तक हमने लिया। अब सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। देयर कैन नॉट बी वन सिंगल सॉल्यूशन टू एंड वॉइस ऑफ फार्मर। यहाँ पे एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता फार्मर के, जो किसानों के दुख को कम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफर्स शुड बी लार्ज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो हेल्प फार्मर and general public NGOs and organizations can play part helping farmers। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो मेन बातों को हमने निकाल के समरी में लिखा है। जो उसकी मेन थीम है, मेन बातें हैं, उनको हमने समरी में लिखा है। ये हमारी समरी रेडी हो गई। बट आपको समरी लिखते वक्त ये भी होता है कि थोड़ी समरी किस साइज़ की लिखनी है, कितनी बड़ी लिखनी है। तो समरी में ये बात ध्यान रखो, आपको जितना बड़ा पैसेज है ना, उसका 1/3 भाग, 1/3 पार्ट हमको समरी में लिखना है। ये बात मान के चलना है आपको, ये पॉइंट आउट करके चलना है, क्योंकि समरी इतनी बड़ी नहीं लगनी चाहिए कि समरी ना लगे, पैसेज ही लगे पूरा, ठीक है। तो समरी के हिसाब से लिखनी है। आई होप आपको ये नोट्स समझ में आ गए होंगे, और समझ में भी नहीं आए हो जब तक आपको एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तक आपको शायद ही समझ में ना आए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके समरी भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने आपको पैरा भी पॉज करने के लिए उसको छोड़ा था, कुछ होल्ड रखा था कुछ टाइम तक। तो आप पॉज करके पैरा पढ़ लीजिए, नोट्स लिखिए, समरी लिखिए, अदर सोर्सेज से पैसेज लेकर एक्सरसाइज करें, इसको सॉल्व करें। थैंक यू।